हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर को चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बुझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब कह रहा है कि पहेली और बुझो क्या किए, वो गर्मी के छुट्टी में अपने अंकल के यहाँ गए हैं, जो क्या है एक फार्मर है, जो एक किसान है। One day they saw some tools like the खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। अब कह रहा है कि एक दिन वो क्या किए, कुछ खेती से रिलेटेड कुछ टूल्स को देखें, जैसे कि खुरपी को देखें, सिकल को देखें, शॉवेल को देखें, प्लो को देखें, और भी बहुत सारे क्या होता है खेती में उपयोग होने वाले टूल्स को वो लोग देखें। कह रहा आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। अब कह रहा है कि अब उनको ये क्यूरियोसिटी, कभी तो वो लोग देखे नहीं थे, अब वो ये जानना चाहते थे कि इस टूल्स का क्या यूज होता है और कैसे इस टूल्स का यूज किया जाता है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। अब हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को क्या होता है, फूड का रिक्वायरमेंट होता है, और सिर्फ प्लांट ही एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड क्या होता है, खुद बना लेता है। कह रहा है कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। अब कह रहा है क्या आपको याद है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाता था। तो हम लोग पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस से क्या करता है, प्लांट अपना भोजन बनाता है। अब कह रहा है कि यहाँ तक सारे एनिमल्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड पे। यहाँ तक कि ह्यूमंस जो सबसे चतुर इन एनिमल्स में आता है, वो भी क्या होता है, प्लांट्स पे ही निर्भर करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर फूड। सो वेयर डू द एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। अब कह रहा है कि आखिर हमको भोजन खाने की आवश्यकता क्यों हम लोग को खाना खाना पड़ता है। You already know that energy from the food is utilized by the organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion। अब कह रहा है कि फूड हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमारे बॉडी में जो फंक्शनिंग होता है उसके लिए हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे रिस्पायरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये सारा का सारा चीज़ के लिए क्या होता है, हमारे बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और वो जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी का वो फुलफिल होता है फूड के खाने से। ठीक है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। कह रहा है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमें या तो क्या होता है, प्लांट से मिलता है, या तो एनिमल्स से मिलता है, या दोनों से मिलता है। मतलब क्या होता है, हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही जो फूड आइटम्स हम लोग खाते हैं वो मिलता है। कह रहा है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। अब कह रहा है कि अब क्या होता है कि जो फूड है उसको क्या होता है, इतने सारे लोगों को खाना खिलाने के लिए क्या होता है कि जो फूड है जो उसको क्या होता है, बहुत बड़े स्तर पे उगाना पड़ता है। ठीक है ना, बड़े स्तर पे हमको क्या करना पड़ता है, फूड को प्रोड्यूस करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अब कह रहा है इतने बड़ी जनसंख्या को खाना खिलाने के लिए पहली बात तो क्या है, रेगुलर फूड प्रोडक्शन, मतलब हमको कोई भी गैप नहीं चाहिए, मतलब लगातार फूड का प्रोडक्शन होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए कि फूड का प्रोडक्शन का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए, ताकि क्या हो, फूड मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके और डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, मतलब हर एक लोगों के पास वो जो फूड प्रोड्यूस्ड हुआ है वो पहुंच सके। तो इसके बारे में हम लोग चलिए और डिटेल में देखते हैं। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या होता है कि खेती बाड़ी का कैसे शुरुआत हुआ था, इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। कह रहा है टिल 10,000 BC people were nomadic. They were wandering in the groups from place to place in search of food and shelter। अब कह रहा है कि 10,000 साल पहले क्या होता था, जो इंसान थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब क्या होता है, वो भ्रमण करते थे, एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, खाना के खोज में वो क्या करते थे, इधर उधर भटकते रहते थे। उनका कोई भी परमानेंट एक जगह स्थायी घर नहीं हुआ करता था।
They ate raw fruits, vegetables, and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce wheat, rice, and other food crops. Thus was born the agriculture. अब शुरुआत में क्या करता था कि वो फूड, जहाँ पे फ्रूट्स उसको अवेलेबल मिल गया वहाँ पे कुछ दिन रह गए, जहाँ पे क्या हो गया वहाँ पे एनिमल्स, हंटिंग के लिए एनिमल्स मिल गए वहाँ पे वो कुछ दिन रह गए। तो धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, वो क्रॉप्स को उगाना सीखे। मतलब क्या हुआ कि वो क्या कि किसी पर्टिकुलर प्लांट का प्रोडक्शन करने लगे एक लार्ज स्केल पे, ठीक है। तो उसी तरह क्या हुआ, एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, वो व्हीट हो गया, राइस हो गया, सबका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए। इसी तरह क्या हुआ कि खेती का शुरुआत हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on large scale, इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। अब कह रहा है कि क्रॉप मतलब फसल क्या होता है, जब अगर हम एक ही तरह के पौधे को बहुत बड़े स्तर पे उगाते हैं, एक ही जगह पे बहुत बड़े स्तर पे क्या करते हैं, एक ही तरह के पौधे को उगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे आप गेहूं का खेत देखिएगा तो वहाँ पे क्या देखिएगा, चारों तरफ क्या होगा, गेहूं का ही पौधा लगा रहेगा खेत पे बहुत बड़े क्षेत्र में, तो हम लोग क्या कहेंगे, व्हीट कल्टीवेशन। तो व्हीट जो है वो क्या है, क्रॉप है। उसी तरह क्या होगा, अगर चावल का खेती हो रहा है तो वहां पे सारा जो पौधा रहेगा वो क्या होगा, चावल का रहेगा, ठीक है, धान का रहेगा, वो क्या होगा, बहुत बड़े क्षेत्र में होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर डेट ऑफ व्हीट। अब कह रहा है कि गेहूं का खेती का मतलब क्या होता है कि खेत में जितने भी पौधे उग रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, गेहूं के हैं, तभी हम लोग क्या कहेंगे, व्हीट एक क्रॉप्स है जिसका प्रोडक्शन हो रहा है। You already know that the crops are the different types like the cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season on which they grow. अब कह रहा है कि हमारे पास क्या होता है, अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स हैं। कुछ क्रियल्स है, क्रियल्स क्या होता है, अनाज, जैसे गेहूं हो गया, चावल होगा, मकई हो गया, ये सारे क्या हो गए, क्रियल्स में आ गए। फिर क्या हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो हम लोग अलग अलग तरह का क्या करते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे वेजिटेबल्स हो गए, वो भी एक तरह का क्रॉप्स हो गया। और क्या हो गया, फ्रूट्स, जो हम लोग फल खाते हैं, आम खाते हैं, सेब खाते हैं, संतरा खाते हैं, तो उनका भी जो प्रोडक्शन होता है, मतलब क्या होता है, ऑन लार्ज स्केल क्या होता है, इनके प्लांट्स को, ट्रीज को लगाया जाता है, ठीक है ना। तो वो भी क्या होता है, एक क्रॉप्स में आते हैं। तो वेजिटेबल्स भी एक तरह का क्रॉप्स हो गया, फ्रूट्स भी एक तरह का क्रॉप्स हो गया, और क्रियल्स भी क्या हो गया, एक तरह का क्रॉप्स हो गया, क्योंकि इनका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है। अब कह रहा है कि ये क्लासीफाई कैसे होते हैं, ये क्या होता है, सीजन, मतलब हर क्रॉप्स जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग मौसम में उगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना। जैसे गर्मी के दिन में क्या करते हैं, हमें फल में आम मिलता है, ठीक है, तो क्या हो गया, अब ठंडा के दिन में क्या मिलता है, ठंडा के दिन में हमें चना मिलता है, ठीक है ना, मटर मिलता है, सरसों मिलता है। तो वो क्या होता है कि सीजन में, मतलब कुछ चीज़ क्या होता है गर्मी में मिलते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, ठीक है, फिर कुछ चीज़ क्या होते हैं ठंड के मौसम में मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं। कह रहा द क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब कह रहा है कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है वो एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पे कम बारिश होती है। तो ये सारा क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है कि ये टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये क्या करता है, वेरी करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब जैसा मौसम सुटेबल होता है वही तरह, उसी तरह का क्या करते हैं, हम लोग क्रॉप्स को लगाते हैं। A variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. अब कह रहा है कि बड़े स्तर पे दो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो हमारे देश में होता है। मतलब दो बड़े स्तर पे क्या होता है, क्रॉपिंग सीजन को हम लोग बांटते हैं। तो पहला कौन सा है इसमें, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अब खरीफ क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स होते हैं जो क्या होता है कि बरसात में बोए जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स, मतलब वैसा क्रॉप्स जिसको हम लोग कब बोते हैं, जब वर्षा हो रही होती है, तो वैसे क्रॉप्स को क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अब कह रहा है कि इंडिया में ज़्यादातर हिस्सों में क्या होता है, जून से सितंबर तक क्या होता है, बारिश होती है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन आर द खरीफ क्रॉप्स। अब कह रहे हैं कि
इस मौसम में कौन से फसल को उगाया जाता है, तो सबसे पहले पैडी जो चावल का खेती होता है, ठीक है, सोयाबीन उगाया जाता है, ग्राउंडनट्स उगाया जाता है, कॉटन, ये सारे के सारे जो फसल होते हैं, ये सारे के सारे जो क्रॉप्स हैं, ये क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स हैं। मतलब ये वर्षा के सीजन में जून से सितंबर तक में होते हैं, के बीच में ये होते हैं। अब दूसरा जो क्रॉप्स का जो टाइप है वो कौन सा है, रबी क्रॉप्स। These crops are grown in the winter season, October to March are called the रबी क्रॉप्स। अब वैसे क्रॉप्स जो ठंड के मौसम में उगाए जाते हैं, कब से कब, अक्टूबर से मार्च तक जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो कैसे क्रॉप्स होते हैं, रबी क्रॉप्स होते हैं। अब जो रबी क्रॉप्स का एग्जांपल है वो कौन सा है, व्हीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिनसीड है। अब कह रहा है कि गेहूं का जो खेती होता है वो क्या होता है, रबी क्रॉप्स है, ठंड के मौसम में होता है, ठीक है ना। जो चना मिलता है, जो चना का साग मिलता है ठंड के दिन में, याद कीजिए, तो वो हरा हरा जो साग हम लोग खाते हैं मकई की रोटी के साथ, चना का साग, वो क्या होता है, ठंड के मौसम में मिलता है। मटर मिलता है, ठीक है ना। और मस्टर्ड जो सरसों होता है, पीला पीला पूरा खेत हरा भरा दिखता है, पूरा पीला पीला खेत, हम लोग क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं उसके बीच में जाके फोटो वोटो खिंचवाना। तो वो सारा का सारा कब मिलता है, ठंड के मौसम में। और ये किसके कैटेगरी में आते हैं, कौन से क्रॉप्स में, रबी क्रॉप्स में आते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ठंड के मौसम में होते हैं तो रबी क्रॉप्स में होंगे, अगर जो बरसात के मौसम में होंगे वो खरीफ क्रॉप्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Beside these, pulses and vegetables are grown during the summer at many places। कह रहा है इसके अलावा जो है सब्जियां और दाल जो होती हैं वो क्या होता है कि गर्मी के मौसम में बहुत सारे क्षेत्र में उगाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बेसिक प्रैक्टिस फॉर द क्रॉप्स प्रोडक्शन। अब कह रहा है कि बेसिक मतलब हमको क्या क्या चीज़ बेसिकली करना पड़ता है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, मतलब फसल उगाने के लिए हमको शुरुआत कहाँ से करना पड़ता है, जो हर कोई करते हैं। कह रहा है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब कह रहा है कि फसल को उगाने के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए किसान के द्वारा कुछ जो है काम को करना पड़ता है रेगुलरली, ठीक है ना। वो क्या करना पड़ता है, जो टाइम पीरियड होता है क्रॉप को सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, उसके बीच में बहुत सारे काम को करना पड़ता है किसान को। तो स्टेप वाइज हम लोग जानेंगे उसके बारे में। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow the ornamental plants in your house। अब कह रहा है कि ये उसी तरह का है जैसे क्या करते हैं एक गार्डनर, क्या करते हैं गार्डन में आप प्लांट्स को उगाते हैं, या आप क्या करते हैं अपने घर में अगर किसी पौधे को लगाए हैं तो उसका जैसे देखभाल करते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, तो वैसा ही स्टेप्स फॉलोड होता है फार्मर्स के द्वारा। वही सारा स्टेप्स क्या करते हैं फार्मर भी फॉलो करते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन में। आइए डिटेल में हम लोग इसको देखते हैं। अब क्या क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो क्या है, पहला क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, दूसरा क्या है सोइंग है, तीसरा क्या है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा क्या है इरिगेशन, पांचवा क्या है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, छठा क्या है हार्वेस्टिंग, सातवां क्या है स्टोरेज। तो ये क्या है कि ये सीरियली जो काम किसान को करना है क्रॉप्स के प्रोडक्शन में, ये सीरियली दिया है। अब वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। चलिए पहला जो है वो क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को आखिर कैसे तैयार किया जाता है, मतलब मिट्टी को फसल लगाने के पहले कैसे रेडी किया जाता है ताकि क्या हो हम उसमें कोई भी अनाज को लगा सकें, उसमें बीज बो सके, उसके पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न सॉइल एंड लूज इट। कह रहा है कि जो पहला स्टेप है एग्रीकल्चर में वो क्या है, मिट्टी को क्या करना, जोतना है, ठीक है, उसको लूज करना है, और क्या करना है उसको क्या करना है रूट्स, ताकि क्या होगा मिट्टी के अंदर जा सके। मिट्टी के अंदर जाने के लिए सबसे पहला क्या होता है, हमको खेत को प्लो करना पड़ता है, पूरे खेत को खोदना पड़ता है, ठीक है ना, जोतना पड़ता है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ easily even when they go deep inside the soil। अब कह रहा है कि मिट्टी को लूज करने से क्या होता है, जो फसल का जो जड़ होता है वो जब मिट्टी के अंदर जाता है तो उसको क्या होगा हवा मिल सके, वो ब्रीथ जमीन के अंदर रहते, मिट्टी के अंदर रहते हुए भी कर सके। इसी कारण से क्या होता है कि सॉइल को लूज किया जाता है ताकि क्या होगी मिट्टी के अंदर तक एयर पहुंच सके, जिससे वो जो रूट्स होता है वो क्या कर सके, सांस ले सके, ब्रीथ कर सके।
Why does the loosening of the soil allow the roots to breathe easily? The loosened soil help in the growth of the earthworms and microbes present in the soil. अब कह रहा है जब हम लोग मिट्टी को ढीला कर देते हैं, लूज कर देते हैं, जब हम लोग उसको प्लो करते हैं तो मिट्टी क्या होता है, लूज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अर्थवर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, ग्रोथ हो जाता है। उसमें क्या होता है, अर्थवर्म केचुआ क्या होता है, और छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसका क्या होता है कि ग्रोथ हो जाता है सॉइल में। These organisms are friends of the farmers since they further turn and lose the soil and add humus to it। अब क्या कह रहा है, इनको ये माइक्रोब्स को और क्या होता है अर्थवर्म्स को हम लोग किसान का दोस्त भी बोलते हैं, क्योंकि ये फर्दर क्या करते हैं और मिट्टी को ढीला करते जाते हैं, मिट्टी को और ढीला करते हैं, जिससे क्या हो गया, फसल और अच्छा होगा, क्योंकि उनके रूट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एयर पहुँच सकता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, उनका फसल अच्छा होगा। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूज। अब कह रहा है कि मिट्टी को आखिर लूज करने का इतना जरूरत क्यों पड़ता है। कह रहा है यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स वाटर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कह रहा है कि हम लोग पिछले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, मिनरल्स भी होता है, उसमें क्या होता है, वाटर भी क्या करते हैं, रूट्स के थ्रू प्लांट्स लेते हैं, और क्या होता है, एयर भी लेते हैं, मतलब रूट्स को ब्रीथ करने के लिए क्या होता है, एयर का भी रहना जरूरी है। दूसरा क्या होता है, उसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं मिट्टी में। कह रहा है इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। In this way various nutrients in the dead organism are released back into the soil। अब कह रहे हैं कि जो पत्ता गिरता है पौधे से, ठीक है, या जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, सड़ गल के ह्यूमस का काम करते हैं, मतलब क्या होता है, मैन्योर्स बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं, जो क्या करता है, सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, जो क्या होता है, पौधे का क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ा देता है, क्रॉप्स क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देते हैं, जो पोषक तत्व होता है मिट्टी का उसको क्या करते हैं, ये बढ़ाने का काम करते हैं। These nutrients are again absorbed by the plants since only a few centimeters of the top layer of the soil supports the plant growth। Turning and loosening of the soil brings the nutrient rich soil to the top so that the plants can use these nutrients। अब कह रहा है कि कुछ सेंटीमीटर तक ही जो है वो क्या करते हैं, मिट्टी जो ऊपर का कुछ सेंटीमीटर तक का ही मिट्टी क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है, जहां तक उसका जड़ जाता है वहीं तक क्या करता है, मिट्टी मदद करता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं तो क्या होता है कि जो लूजनिंग होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में लाने का काम करता है, मतलब जो मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो क्या करता है, रिगेन करता है, क्योंकि उससे क्या होता है, डेड और डिकेइंग एनिमल्स जो होते हैं या जो प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल है वो सब मिलके क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है और वो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और प्लांट्स क्या करते हैं, इस न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब हम लोग ये देख चुके हैं कि मिट्टी को क्या करना है, जोतना, उसको लूज करना, ये बहुत जरूरी होता है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। कह रहा द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अब कह रहा है मिट्टी को जो जोतना कहते हैं, जो मिट्टी को लूज करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जोतना, खेत जोताई हो रहा है तो वो क्या होता है, टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। कह रहा है कि हम लोग इस प्लो जो करते हैं, खेत को जो जोतते हैं वो क्या करते हैं, हल से जोतते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हल से खेत को जोतते हैं, जो क्या होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है, या कभी कभी क्या होता है, वो आयरन से भी बना हुआ होता है हल। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई it may need watering before plowing। the plowed field may have the big clumps of soil called the crumbs। अब कह रहा है कि अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है तो क्या होगा, वहाँ पे हल नहीं चला पाएंगे हम लोग। तो मिट्टी को क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं, उसमें पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और प्लो उसमें आराम से, मतलब हल उसमें आराम से चल जाता है, मतलब उसका खेत का जोताई हो जाता है। अब कह रहा है कि जब हम लोग खेत को जोतते हैं तो मिट्टी का बड़ा बड़ा क्या होता है, ढेला रहता है, बड़ा बड़ा क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। मतलब जब हम आप खेत को जोतिएगा या किसी जोते हुए खेत में आप जाइएगा कभी, तो आपको देखिएगा जोतने के बाद मिट्टी का क्या होता है, बड़ा बड़ा ढेला रहता है, जिसको हम लोग क्रम्स कहते हैं।
लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिटेड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। अब कह रहा है खेत को बराबर करना क्या होता है, खेत को बराबर करना जो है वो जरूरी होता है। क्या कारण से, अगर इरिगेशन करते हैं, आप सिंचाई करते हैं या बीज को बोते हैं, दोनों केसेस में क्या होता है, खेत का लेवल होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, समतल होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ द लेवलर। अब कह रहा है कि ये जो लेवलिंग किया जाता है, मतलब मिट्टी को जो बराबर किया जाता है, इसको हम लोग लेवलर से करते हैं, ठीक है ना, लेवलर से करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। और कभी कभी क्या होता है, खेत को जोतने के पहले ही उसमें मैन्योर्स मिलाया जाता है, ठीक है ना, खाद मिलाया जाता है, ताकि क्या वो अच्छे से मिट्टी में मिल सके। ठीक है, आप देखेंगे खेत में जोतने के पहले क्या होता है, गोबर का छिड़काव किया था, सूखे हुए गोबर का जो मैन्योर्स होता है वो क्या होता है, पूरे खेत में फैला दिया जाता है। फिर जब जुताई होता है तो अच्छे तरीके से क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। या आप अगर पुराने ज़माने में जाएंगे तो उस समय, अभी क्या होता है, आज के समय में हम लोग ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं। पहले के ज़माने में जब क्या था, बैल से जब खेत को जोता जाता था तो क्या होता था, भारी लकड़ी बैल के पीछे बांध दिया जाता था, 2-3 बच्चे उस पर बैठते थे, उसका वेट काफ़ी बढ़ जाता था और उसको क्या करता था, खेत के चारों तरफ चलाया जाता था, खेत में चलाया जाता, जिससे क्या वो क्रम्स, जो मिट्टी का बड़ा बड़ा टुकड़ा है, वो क्या होता था, टूट जाता था और खेत पूरा का पूरा लेवल हो जाता था। इसको हम लोग बचपन में क्या करते थे, चौकी भी बोलते थे, कि खेत में चौकी करना, मतलब खेत को पूरा बराबर करना चौकी के ऐसा, तो इसीलिए इसको चौकी भी बोला जाता था। This helps in proper mixing of the manures with the soil. The soil is moistened before sowing. अब कह रहा है कि खेत को क्या किया जाता है, मॉइस्ट किया जाता है, मतलब खेत में पानी का छिड़काव किया जाता है कि खेत में नमी हो। बीज को देने के पहले क्या आता है, खेत में नमी भी, मतलब पानी का थोड़ा छिड़काव भी किया जाता है। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कह रहा है, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। अब कह रहा है कि अब क्या होता है कि मिट्टी में क्या होता है, बीज को बोने के पहले हमको क्या करना पड़ता है कि जो क्लम्प्स है, सॉइल का क्लम्प्स, उसको ब्रेक करना, उसका बड़ा बड़ा टुकड़ा को क्या करना है, ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है। अब इसमें क्या होता है, इस काम में कुछ टूल्स का इस्तेमाल होता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। अब कह रहा है कि इसमें जो टूल्स यूज होता है किसान के द्वारा वो क्या क्या है, प्लो है, हो है और कल्टीवेटर है। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, इसी तरह प्लो किया जाता था, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते थे, हल कहते थे। इसको किसान क्या करता था, यहाँ पे लकड़ी का एक हैंडल रहता था जो, और नीचे क्या होता था, नीचे की तरफ एक आयरन फिट रहता था इस लकड़ी में, जिसको मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता था और ये क्या करते थे, जो बैल होते थे वो खींचते थे और किसान उसको हाथ से पकड़ के ऐसे पुश किया रहता था ताकि वो मिट्टी के अंदर धंसा हुआ रहे। उससे क्या करता था, जब बैल आगे बढ़ता था तो वो क्या करता था, लोहा से पूरा मिट्टी क्या होता था, फाड़ने का काम करता था, जिससे धीरे धीरे क्या होता था, खेत जुता जाता था। अब देखिए प्लो क्या होता है। प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस द एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल एंड एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। अब कह रहा है प्लो जो है ये क्या होता है, बहुत पुराने समय से किसान के द्वारा उपयोग किया जाता है। ये जो हल जो है ये क्या होता है, पुराने जमाने से किसान इसको उपयोग में लाते हैं। अब इसका क्या क्या काम है, टिलिंग द सॉइल, मतलब मिट्टी को लूज करना, मिट्टी को जोतना, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता था। एडिंग फर्टिलाइजर्स, अगर क्या होता है आप उसमें फर्टिलाइजर्स, अगर क्या हो रहा है, खाद का छिड़काव कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी होता था, ठीक है। वीड्स को हटाना, वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स, जो आपके क्रॉप्स के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स का ग्रोथ हो जाता है, उसको भी हटाने में क्या करता था, ये प्लो मदद करता था, उसका भी इस्तेमाल प्लो का किया जाता था उसको हटाने में। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। अब कह रहा है कि ये जो प्लो है ये क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये क्या है, लकड़ी का बना हुआ है। ये क्या है, लकड़ी का बना हुआ है, जिसको बैल के द्वारा या तो कभी कहीं कहीं पे क्या होता है, घोड़ा के द्वारा या तो ऊंट के द्वारा खींचा जाता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं हम्प, इसमें इसको फंसा दिया जाता है, जो कुबड़ होता है जानवर का, जो ये क्या है, कुबड़ है, इसमें क्या किया जाता है, इस वाले लकड़ी को क्या किया जाता है, फंसा दिया जाता है, और जानवर जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो ये प्लो है ये खिंचाता है, और ये नीचे वाला हिस्सा मिट्टी के अंदर रहता है, जिसके कारण क्या होता है, ये पूरा के पूरे खेत को जोतने का काम करते हैं।
It contains a strong triangular iron strip plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called the plow shaft. अब कह रहा है कि इसमें क्या होता है, हल में क्या होता है, एक लंबा सा लकड़ी रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लो शाफ्ट कहते हैं। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। अब कह रहा है एक हैंडल भी रहता है, ठीक है, एक हैंडल भी रहता है। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और कह रहा है कि दूसरा हिस्सा क्या होता है कि बैल के पीठ पे रखा जाता है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इसी तरह का क्या होता है, ये प्लो शाफ्ट, ये जो लंबा वाला लकड़ी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लो शाफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। और ये प्लो शेयर, ये क्या होता है, आगे के हिस्से में क्या होता है, आयरन फिटेड रहता है। ये आगे के हिस्सा में क्या होता है, आयरन फिट रहता है जिसको मिट्टी के अंदर डाला जाता है। और ये हैंडल को किसान क्या करते हैं, पकड़ते हैं ऐसे सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, इस हैंडल को आप देख सकते हैं यहाँ पे किसान पकड़ता है और इस वाले हिस्से को क्या किया जाता है, यहाँ पर फंसा दिया जाता है। इस वाले हिस्से को क्या किया जाता है, बैल के पीठ पे जो गले पर क्या है, जो लकड़ी रखी हुई है उसमें क्या किया जाता है, इसको फंसा दिया जाता है। तो बैल जब आगे बढ़ता है तो ये क्या होता है, प्लो शाफ्ट के सहारे से ये प्लो शेयर भी क्या होता है कि आगे आगे बढ़ता है और खेत को जोत दिया जाता है, लूज कर दिया जाता है मिट्टी को। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लो। अब कह रहा है कि एक जोड़ा बैल और एक इंसान, मतलब एक जोड़ा बैल, दो बैल और एक इंसान क्या करता है, इस प्लो को चला सकता है। कह रहा है द इंडिजियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लो नाउडेज। अब कह रहा है कि ये लकड़ी वाला जो हल है इसको अब क्या किया जा रहा है, बहुत तेजी में लोहे के हल से क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जा रहा है। मतलब अब लोहा का ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, तो क्या किया जाता है, लकड़ी वाले प्लो के बदले क्या करते हैं हम लोग, लोहे वाले इसका प्लो का यूज करना शुरू कर दिए हैं। अब हो, It is a simple tool which is used for removing the weeds for loosening the soil। अब कह रहा है हो जो है एक क्या है, सिंपल टूल है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, वीड्स को हटाने के लिए। वीड्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट, मतलब अनचाहा, जैसे घास वास हो गया, क्या हो गया कि जो फसल के साथ आपका हो गया, ठीक है ना, उसको हटाने का काम करते हैं, ठीक है, और मिट्टी को भी लूज करने का काम करते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड और ए वुड और आयरन, ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड द बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट वन एंड। अब कह रहा है कि मुड़ा हुआ लोहा का प्लेट जो होता है, मुड़ा हुआ लोहा का प्लेट इसके एक एंड पे रहता है, एक एंड पे क्या होता है, इसका फिक्स रहता है। देखिए ये जो है, ये क्या है, हो का फिगर है, आप देख सकते हैं क्या होता है, ये क्या है, बेंट प्लेट है, मतलब मुड़ा हुआ प्लेट है, ठीक है ना। ये ग्रिप के लिए क्या किया, ये हैंडल है जिसको क्या करते हैं किसान, फिर से बताएं, जैसे प्लो में पकड़ते थे उसी तरह इसको पकड़ेंगे बैलेंस देने के लिए। और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या किया जाता है, बैल के, जैसे बैल में फंसाया जाता है उसी तरह क्या किया जाता है, इसको फंसा दिया जाता है उसकी गर्दन पे लकड़ी रख के, ताकि क्या हो, इसको वो बैल आगे की तरफ खींच सके, ठीक है। इट इज पुल्ड बाय द एनिमल्स। अब कह रहा है जानवर में हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, बैल का ही इस्तेमाल करते हैं, और सारे जानवर का जगह जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग जानवर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेनली क्या किया जाता है, बैल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे कल्टीवेटर्स। Nowadays प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। अब कह रहा है मॉडर्न जमाना, हम लोग क्या है, मॉडर्न जमाना के लोग हैं, तो आजकल जो है ये प्लो का चलन बहुत कम हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, जो क्या किया जाता है, ट्रैक्टर्स के द्वारा किया जाता है, जो ट्रैक्टर्स के द्वारा किया जाता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। अब कह रहा है कि कल्टीवेटर के इस्तेमाल से क्या होता है, जल्दी भी काम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, समय का बचत होता है और कम लोग भी लगते हैं, मतलब लेबर्स में भी हमको क्या करना पड़ता है, कम खर्चा करना पड़ता है, तो हमारा समय और पैसा दोनों बचता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये पीछे के ट्रैक्टर्स के पीछे में क्या है, कल्टीवेटर्स लगा है। जैसे जैसे ये ट्रैक्टर्स आगे बढ़ेगा तो ये कल्टीवेटर्स क्या होता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है, और जैसे जैसे क्या होता है कि ये कल्टीवेटर्स, ये क्या होता है, ट्रैक्टर आगे बढ़ता है तो कल्टीवेटर भी उसके साथ साथ क्या होता है, मिट्टी को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, पूरा का पूरा खेत जुता जाता है, मतलब मिट्टी लूज हो जाता है। अब सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Before sowing, good quality and clean and healthy seeds of good variety are selected। अब सोइंग का मतलब क्या होता है, बोना, बीज को मिट्टी में बोना को ही हम लोग क्या कहते हैं,
सोइंग कहते हैं। कह रहा है कि बीज को बोने के पहले हम पहले ये देखते हैं कि बीज जो है वो अच्छे क्वालिटी का है या नहीं है। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। अब कह रहा है किसान वैसे सीड्स का चयन करते हैं जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो क्या हो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, वैसे बीज का क्या करते हैं वो चुनाव करते हैं। कह रहा वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। कह रहे एक दिन ये क्या देखी पहली कि उनकी माँ जो है वो क्या करती, कुछ बीज को लेती है, ठीक है ना, ग्राम के बीज को, मतलब जो आप चना घर पे खाते हैं उस चना क्या होता है वो बीज भी है, ठीक है। अगर आप मिट्टी में बो दीजिएगा तो वो क्या होगा पौधा हो जाएगा। तो उसको क्या करती है एक पानी के बर्तन में डाल देती है। आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड फ्लोट ऑन द टॉप, आई वंडर्ड व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर। अब कह रहा है कि चना को उसकी माँ क्या करती है एक बर्तन, पानी भरे बर्तन में डालती है, थोड़ी देर बाद वो क्या देखती है कुछ चना क्या होता है पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो ये पहली को ये बात समझ में नहीं आया आखिर कुछ चने जो हैं वो क्या होता है पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। Are these seeds which float on water, would those be lighter or heavier than those which sink? अब कह रहा है कि जो चना पानी के ऊपर तैर रहा था क्या वो भारी है, या जो चना क्या है कि पानी के नीचे बॉटम में है क्या वो भारी है। Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and thus lighter, therefore they float on water. अब कह रहे हैं कि जो सीड्स डैमेज हो जाते हैं, जो सीड्स क्या होते हैं डैमेज हो जाते हैं, वो हल्के हो जाते हैं, वो क्या होते हैं लाइटर हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। इसी कारण से क्या होता है जब हम उनको पानी में डालते हैं तो वो क्या करते हैं पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। कह रहा है ये एक अच्छा तरीका है, अच्छा और सिंपल तरीका है कि हम अच्छे सीड्स को क्या होता है डैमेज सीड्स से अलग कर सकते हैं। अगर हम पानी में डालेंगे तो जो डैमेज सीड्स हैं वो क्या होंगे लाइटर होंगे, तो वो पानी के ऊपर आ जाएंगे, तो हम उसको क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है बिफोर सोइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इज हाउ अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग द सीड्स। अब कह रहा है कि बीज को बोने के पहले अब हम उस टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम लोग क्या करते हैं बीज को बोते हैं जमीन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेडिशनल टूल, ट्रेडिशनल टूल का मतलब क्या है कि जो टूल्स का हम लोग बहुत पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं वैसे टूल्स को हम लोग क्या कहते हैं ट्रेडिशनल टूल्स कहते हैं। The tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through the 2 or 3 pipes having the sharp ends. These end pierce into the soil and place there. अब देखिए क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल टूल हम लोग यूज करते आ रहे हैं बहुत पुराने समय से, उसमें क्या होता है कि ये प्लो के साथ क्या होता है एक फनेल लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, एक फनेल लगा हुआ रहता है, काफ़ी बड़ा सा फनेल रहता है। और क्या होता है इससे पाइप कनेक्टेड रहते हैं जो क्या होता है मिट्टी में चले जाते हैं। तो बीज को इस फनेल में डाला जाता है, बीज को क्या किया जाता है इस फनेल में डाला जाता है, जिससे पाइप्स के थ्रू क्या होता है ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। इससे 2-3 पाइप्स क्या होता है कनेक्टेड रहते हैं जो क्या करते हैं मिट्टी में बीज को डालने का काम करते हैं, ठीक है। These ends pierce into the soil and place the seeds there. क्या करता है ये मिट्टी में बीज को डालते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो बीज क्या होता है मिट्टी में चला जाता है इस पाइप्स के थ्रू। तो इसमें क्या होता है एक फनेल रहता है जिसमें हम लोग बीज डालते जाते हैं और 2-3 पाइप्स कनेक्टेड रहता है, और ये पाइप्स के सहारे क्या होता है ये बीज वो पाइप से धीरे धीरे क्या होता है मिट्टी में जाते हैं, और क्या होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ये बीज भी क्या होता है वो आते चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. अब आज के समय में हम लोग क्या करते हैं सीड ड्रिल्स का यूज करते हैं जिसको चलाने के लिए क्या ट्रैक्टर्स का जरूरत पड़ता है। This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. अब कह रहा है कि ये जो सीड ड्रिल है ये क्या काम करता है, ये बीज को बराबर दूरी पर बोता है, बीज को क्या करता है बराबर दूरी पर बोता है। और दूसरा क्या करता है
इट इंश्योर सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। पहली बात क्या है कि ये सीड ड्रिल क्या करता है, हर एक बीज को बराबर दूरी पे करता है और क्या होता है पर्टिकुलर डेप्थ पे करता है। मतलब क्या होता है जमीन के अंदर करता है। मतलब ये जो सीड ड्रिल से क्या होता है बीज जमीन के अंदर जाता है और मिट्टी से अच्छी तरह से ढक जाता है। अब मिट्टी से ढकने के कारण क्या होता है कोई भी चिड़िया क्या कर सकती है उस बीज को नहीं खा सकती, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है मिट्टी का एक लेयर चढ़ चुका होता है। प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम ईटन बाय द बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स सेव टाइम एंड लेबर। अब कह रहा है कि सीड ड्रिल्स, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आते जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है हमारा लेबर मतलब कम मेहनत और समय दोनों क्या कर रहा है बचाने का काम कर रहा है। तो हम लोग सीड ड्रिल्स का यूज करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है कि ये बीज को क्या होता है बराबर दूरी पर प्लेस करता है, ठीक है ना, अच्छे डेप्थ पे डालता है और पूरी तरह से मिट्टी से ढक देता है, जिससे क्या ये चिड़िया ना खा सके, उसको कोई भी बीज को नुकसान ना हो सके, उससे ये बचाने का काम भी करता है और लेबर और टाइम तो बचाता ही है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। अब कह रहा है कि अब हर एक बीज के बीच में बराबर दूरी रहे, ये जरूरी होता है क्योंकि उसको क्या होगा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके, सनलाइट मिल सके, वाटर मिल सके, ठीक है ना। इसलिए हर एक क्या होता है पौधे के बीच में बराबर दूरी होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है यही बीज क्या होगा पौधा बन जाएगा। कह रहा है सनलाइट न्यूट्रिएंट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स में हैव बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। अब कभी कभी क्या होता है अब क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, सनलाइट का जरूरत पड़ता है। अगर पौधा दूर दूर होगा तो प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जब ओवर क्राउडिंग हो जाता है, बहुत सारे सीड्स एक ही जगह पे आ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पौधे हो जाते हैं एक ही जगह पे, तो क्या किया जाता है उनको हटा दिया जाता है ताकि क्या होगा कि प्रॉपर ग्रोथ हो सके, जो भी क्रॉप्स है वो क्या होगा प्रॉपर ग्रोथ हो सके। इसलिए क्या होता है वैसे प्लांट्स को वहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। अब एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्यों छिड़कते हैं, ठीक है खेत में, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। द सब्सटेंस विच एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब कह रहा है वैसे चीज जिसका क्या किया जाता है मिट्टी में डाला जाता है, जिससे क्या होगा कि सॉइल का न्यूट्रिएंट बढ़ सके और क्या होगा क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। मतलब प्लांट के ग्रोथ के लिए वैसा सब्सटेंस का मिट्टी में मिलाना जिससे उसका ग्रोथ बढ़ सके, प्रोडक्शन बढ़ सके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। चलिए आगे देखते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। अब कह रहा है कि मिट्टी जो है वो क्या करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या करती है देती है क्रॉप प्लांट्स को। मतलब मिनरल और न्यूट्रिएंट्स भी क्या करती है प्रोवाइड करती है प्लांट को, ठीक है। अब कह रहा है कि दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। अब कह रहा है कि मिट्टी नेचुरली क्या होती है कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या करती है, न्यूट्रिएंट मतलब जो पोषक तत्व चाहिए वो क्या करती है प्रोवाइड करती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक ही खेत पे बार बार क्या करते हैं खेती करते जाते हैं, एक क्रॉप्स को काटे फिर दूसरा क्रॉप्स लगाएं, फिर काटे फिर दूसरा क्रॉप्स लगाएं, फिर काटे, तो क्या होता है कंटिन्यूअस हम लोग क्या करते हैं क्रॉप्स को लगाते रहते हैं। उस वजह से क्या होता है जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है उसमें कमी आ जाती है। तो क्या होता है कि आप लगातार क्या करिएगा, आप खाना खाइएगा काम कीजिएगा, खाना खाइएगा काम कीजिएगा, तो आप क्या होगा थक जाइएगा, ठीक है। तो आपको बाहर से क्या होगा कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है कि मिट्टी को क्या होता है एडिशनल न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ता है, उसी को फुलफिल हम लोग करते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर से। The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrient. Continuous cultivation of crops make the soil poor in nutrients. Therefore, farmer have to add manure in the field to replenish the soil with the nutrient. अब कह रहा है लगातार क्रॉप्स को उगाए जाने से क्या होता है सॉइल का जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होता है ख़त्म हो जाता है, उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। तो उसी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं किसान उसमें मैन्योर्स ऐड करते हैं, सॉइल में क्या करते हैं मैन्योर्स ऐड करते हैं, खाद ऐड करते हैं।
कह रहा है इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अब कह रहा है कि अगर आप पूरी अच्छी तरीके से मैन्योर्स नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण प्लांट का पूरा ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाएगा। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। अब कह रहा है कि मैन्योर्स क्या होता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको कैसे, या तो जो क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो डिके कर जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं, उसी से क्या होता है ये मैन्योर्स बनते हैं। मतलब आप देखेंगे कि पत्ता होता है या जो भी सड़ा गला चीज होता है वो क्या होता है खाद में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। खेत में आप देखेंगे कि गोबर का छिड़काव किया था, सूखा हुआ गोबर का, ठीक है ना। और यह जो सड़े गले पत्ते हैं, ठीक है, जो घर में आपका क्या होता है आलू का छिलका, प्याज का छिलका, ये सारा जो छिलका क्या किया जाता है डिकम्पोज करके ये खाद बन जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्योर्स कहते हैं, ठीक है, जो एक क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। Farmer dump plant and animal waste in a pit open place and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. अब क्या कर रहा है किसान, एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, उसमें क्या करते हैं डेड प्लांट्स एनिमल्स को क्या कर देते हैं डाल देते हैं और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं, सड़ने गलने के लिए छोड़ देते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या होता है डिकम्पोज होकर खाद बन जाता है, मैन्योर्स तैयार हो जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। अब कह रहा है ये जो डिकम्पोज्ड मैटर है ये क्या करता है मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट, अब कह रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग हम लोग क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं कि कैसे ये क्या करता है कन्वर्ट कर देता है। अब एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, select 3 equal sized seedling, take 3 empty glasses, similar vessels marked A, B and C. To glass A, add little amount of soil mixed with the cow dung manure. In glass B, put some amount of soil mixed with little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. Now pour some amount of water in each glass and plant the seedling in them. Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days observe their growth. अब कह रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, 3 बर्तन लेना है, 3 पॉट लेना है, ठीक है, और उसमें मार्किंग कर देना है क्या ए बी और सी, ठीक है, और कुछ क्या करना है चना का बीज ले लेना है, ठीक है। अब क्या करना है कि पहला ए जो है उसमें क्या करना है हमको मिट्टी के साथ क्या करना है कुछ मैन्योर्स को मिला देना है, ठीक है, कुछ मैन्योर्स को मिला के इसमें हम ए को फिल कर दिए। बी में क्या कर रहा है मिट्टी के साथ कुछ यूरिया को मिला के बी में दे दिए, और सी में क्या किए कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी डाल दिए। अब तीनों में क्या करेंगे बारी बारी हम लोग क्या करेंगे बीज को डाल देंगे, ग्राम को डाल देंगे, चने के बीज को क्या करते हैं हम लोग तीनों पॉट में डाल देते हैं एक साथ। और उसके बाद क्या करते हैं रोज इसमें क्या करते हैं पानी और धूप लगने देते हैं। और 5-10 दिन के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो रहा है वो किस में हो रहा है बी में। बी में हम लोग क्या मिलाए थे यूरिया मिलाए थे, जिसमें सॉइल का न्यूट्रिएंट क्या हुआ ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया ये ज़्यादा ग्रोथ हो गया। उसके बाद क्या होता है ए में हम लोग क्या मिलाए थे मैन्योर्स मिलाए थे, जिसमें क्या होता है कि ग्रोथ तो होता है लेकिन वो बी के कंपैरिजन में कम होता है। फिर हम लोग सी में आते हैं, सी में क्या था सिर्फ और सिर्फ मिट्टी था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो क्या है इस दोनों को कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो इसी कारण से इसी न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूज करते हैं। Did the plant in all the glasses grow at the same pace? कह रहा है क्या तीनों ग्लास में जो प्लांट का ग्रोथ है वो क्या है एक ही स्पीड में हो रहा है, ऐसा है क्या नहीं है। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब कह रहा है कि फर्टिलाइजर्स क्या होता है ये केमिकल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। अब कह रहा है कि मैन्योर्स को तो हम लोग डिकम्पोज करते हैं, डेड क्या होता है प्लांट्स एनिमल्स को क्या करते हैं गड्ढा खान के डिकम्पोज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है उसको डिकम्पोज कर देता है, और ये क्या है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है ये क्या किया जाता है फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, ये केमिकल है जो क्या किया जाता है फैक्ट्रीज में
तैयार किया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। अब कह रहा है कि कुछ जो फर्टिलाइजर्स हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो क्या है, यूरिया है, ठीक है, चीनी के दाना के ऐसा दिखता है, आप लोग कॉमनली देखे होंगे, अगर जिनके घर में क्या होता है खेतीबाड़ी होता है तो आप देखे होंगे चीनी के दाना से थोड़ा सा बड़ा रहता है। अमोनिया रहता है, सल्फेट रहता है, सुपर फॉस्फेट रहता है, पोटास रहता है, एनपीके रहता है, जिसमें एनपीके का फुल फॉर्म क्या हो गया, नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है और पोटासियम भी होता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं जिनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, फैक्ट्रीज में होता है। The use of fertilizers has helped the farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। अब कह रहे हैं फर्टिलाइजर्स के यूज से क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, किसान इससे काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि उनका गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, मेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मतलब वो जो क्रॉप्स लगाते हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो किसान तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कि प्रोडक्शन हो सके, ताकि क्या होगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। But the excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। लेकिन कह रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो वो मिट्टी को लेस फर्टाइल कर देगा, कम फर्टाइल कर देगा, मतलब उसका जो न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करेगा, कम करेगा। अगर आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो वो बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि ये वाटर पॉल्यूशन में भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन में भी क्या करता है फर्टिलाइजर, जैसे हम लोग फर्टिलाइजर्स का छिड़काव किए, बारिश हो गई तो क्या हो गया, वो वास्ट अवे हो जाता है और वो पानी क्या होता है कि कहीं पे जाता है जो क्या करता है, पूरे के पूरे पानी को पॉल्यूट कर देता है, ठीक है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with the organic manures or leave the field uncultivated in between the two crops। अब कह रहा है कि मिट्टी के फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हमको फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करना चाहिए। फर्टिलाइजर्स के बदले हमको क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज करना चाहिए, या तो हमें दो क्रॉप्स के बीच में कुछ दिन के लिए क्या करना चाहिए, अपने खेत को खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे क्या होगा, एक बार फिर से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन कर सके, एक बार फिर से क्या हो गए, वो न्यूट्रिएंट्स को गेन कर सके। जैसे अभी हम ही लोग इंसान हैं, ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें भी रेस्ट का जरूरत होता है। जैसे हम लोग खाना खाएं, कोई काम किए, ठीक है, फिर रात में सोते हैं, हम लोग एनर्जी रिगेन करते हैं, रात में खा के सोते हैं, फिर सवेरे क्या होते हैं, थोड़ा सा फिट होते हैं काम करने के लिए। तो कंटिन्यूअसली अगर आपको खाना खिलाया जाए, बिना सोए, बिना आपको क्या किया जाए, काम करवाया जाए, तो आप भी क्या होगा कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाइएगा, ठीक है। तो वही चीज क्या होता है, मिट्टी के साथ होता है कि आप लगातार उसमें क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, क्रॉप्स को उगा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, क्रॉप्स को उगा रहे हैं, तो मिट्टी का अपना न्यूट्रिएंट जो होता है वो क्या होता है, खो जाता है, और क्या होता है कि वो क्रॉप का प्रोडक्शन कम होता है। तो उसको कुछ दिन के लिए हमको क्या करना चाहिए, परती छोड़ देना चाहिए, बिना कोई भी फसल लगाए हुए उसको खाली छोड़ देना चाहिए, उसी को हम लोग परती भी बोलते हैं। The use of manure improve the soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with the nutrient। अब कह रहा है कि मैन्योर्स का अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ा देता है, मतलब पानी को सोखने का कैपेसिटी भी मिट्टी का बढ़ा देता है। दूसरा क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को तो मेंटेन करता है। अगर आप मैन्योर्स का सिर्फ यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम आप लोग आजकल बहुत सुनते होंगे, तो उसमें क्या होता है, मैन्योर्स का यूज करता है, तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक जो फूड प्रोडक्ट्स होता है वो हमारे लिए काफ़ी क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं रहता है, ठीक है। और क्या करता है, ये क्या करता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट को क्या करता है, रिप्लेनिश, मतलब फिर से जो मिट्टी अपना पोषक तत्व तो वापस आ जाए, उसमें भी क्या करता है, ये मैन्योर्स मदद करता है। Another method of replenishing the soil with the nutrient is through the crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. Early farmers in the northern India used grow leguminous as a fodder in one season and the wheat in the next season। अब कह रहा है कि दूसरा जो तरीका है वो क्या है, क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, एक क्रॉप्स के बाद दूसरे टाइप का क्रॉप्स को लगाना ही क्या कहा जाता है, क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। जैसे क्या होता है, हमारे नॉर्दर्न इंडिया में जो उत्तर भारत है उसमें क्या किया जाता है कि दलहन का खेती किया जाता है, दलहन का खेती किया जाता है, ल्यूमिनस प्लांट्स का फॉडर के रूप में क्या किया जाता है, ल्यूमिनस प्लांट्स का। तो उसमें क्या होता है, राइजोबियम होते हैं जो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते
देते हैं, ठीक है। तो सॉइल में क्या करता है, नाइट्रेट का न्यूट्रिएंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पहुंच जाता है। अब जो अगर हम दूसरा फसल अगर क्या करेंगे, गेहूं लगाएंगे, तो उसमें जो नाइट्रेट्स का जरूरत पड़ेगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, मिट्टी को जो पिछला हम लोग क्रॉप्स लगाए थे उससे क्या हो गया, वो न्यूट्रिएंट उसमें रिच हो गया, मतलब नाइट्रेट्स उसमें पहुंच गया, जिससे नाइट्रेट्स जो है वो क्या होगा, वो वीट को सप्लाई कर सकेगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, वीट क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, सॉइल का न्यूट्रिएंट मेंटेन रहता है, ठीक है, उसका फर्टिलिटी मेंटेन रहता है। In the previous class, you have learned about rhizobium bacteria. These present in the nodules of the roots of the leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. अब जो क्या होता है, leguminous plants में क्या होता है, उसके रूट्स में क्या होता है, राइबोजियम होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट्स में बदल देता है, मतलब मिट्टी को नाइट्रेट्स में क्या कर देता है, रिच कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, दूसरे जो क्रॉप्स उसके बाद हम लोग लगाएंगे उसका नाइट्रेट्स का जो मतलब फुलफिलमेंट है वो क्या होगा, मिट्टी खुद पे खुद कर देगी। आपको अलग से न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का जरूरत नहीं है, मतलब अलग से आपको नाइट्रेट्स देने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। चलिए, कह रहे फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अब कह रहे फर्टिलाइजर्स क्या है, इंसान के द्वारा बनाया गया है, फैक्ट्रीज में बनाया गया है, और मैन्योर्स नेचुरल सब्सटेंस है, जो क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग प्लांट रेसिड्यू, जो क्या किया जाता है कि गाय के गोबर से, जो पशु का जो क्या होता है डंक होता है, गोबर होता है, उससे तैयार किया जाता है, या जो पत्ता उत्ता रहता है पेड़ पौधा का पत्ता टहनी, उससे भी तैयार किया, तो उसको डिकम्पोज करके तैयार किया जाता है। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है और मैन्योर्स को फील्ड में तैयार किया जाता है, गड्ढा खोद के। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस। अब कह रहा है कि फर्टिलाइजर्स के छिड़काव से मिट्टी का ह्यूमस मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ता है, लेकिन क्या होता है, ह्यूमस अगर हम लोग मैन्योर डालेंगे तो क्या होगा, ह्यूमस मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को सोखने का क्षमता जो है, आप मैन्योर्स डालिएगा तो वो मिट्टी का बढ़ जाता है। अब कह रहा है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम। अब कह रहा है फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटासियम होता है, क्योंकि ये क्या होता है, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है केमिकल्स के द्वारा। लेकिन मैन्योर्स में क्या होता है, इसके कंपैरिजन में न्यूट्रिएंट कम प्रेजेंट होता है। चलिए, अब कह रहा है एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स। अब कह रहा है मैन्योर्स अगर हम लोग खेत में डालेंगे तो उसका क्या क्या एडवांटेज होता है। इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब कह रहा है कि मिट्टी में पानी को सोखने का क्षमता को बढ़ा देता है। दूसरा क्या कर रहा है, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजीली। अब कह रहा है कि ये क्या करता है, मिट्टी को पोरस करता है, मतलब लूज कर देता है, जिससे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो सके, ठीक है, मिट्टी को ढीला कर देता है, जिससे क्या हो, गैसेस का आराम से एक्सचेंज हो सके। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब जो फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होता है, जैसे केचुआ उचुआ का क्या होता है, नंबर्स बढ़ा देता है, जो क्या होता है, फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, जो क्या करता है, मिट्टी को लूज करता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, आराम से एयर उसके जड़ तक पहुंच सके। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और क्या होता है, मिट्टी के क्वालिटी को भी क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, उसका खुद का न्यूट्रिएंट्स, जो खोया हुआ न्यूट्रिएंट्स है, उसको भी क्या होता है, वो अपना पूर्ति कर लेता है मैन्योर्स के डालने से। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं खेती में, वो क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई मतलब पानी डालना, मतलब आप फसल बो दिए, ठीक है ना, अब फसल को क्या करना पड़ेगा, आपको पानी देना पड़ेगा टाइम टू टाइम। कह रहा ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Water is absorbed by the plant roots along with the water, minerals and fertilizers are also absorbed. अब कह रहा है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी का जरूरत पड़ता है, ठीक है, उसी तरह प्लांट भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको भी क्या होगा, पानी का जरूरत पड़ेगा। अब कह रहा है कि पानी के साथ साथ क्या होता है कि कुछ मिनरल्स होते हैं, वो भी प्लांट्स को जरूरत पड़ता है, तो वाटर के थ्रू क्या होता है, ये मिनरल्स मिल जाते हैं और रूट्स के द्वारा क्या होता है, ये प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seed does not take place under the dry condition. अब कह रहा है किसी भी पौधे में जो 90% होता है वो क्या होता है, वाटर रहता है। किसी भी प्लांट में 90% क्या होता है, वाटर होता है। और सीड को जर्मिनेट करने में, मतलब बीज को क्या होता है, बीज को जब मिट्टी में बोएंगे तो वो पौधा बनने के लिए क्या होना है, उसको वाटर का देना जरूरी होता है, क्योंकि
कोई भी सीड जो है वो क्या होगा कि सूखे में नहीं ग्रोथ करता है, ठीक है, उसको पानी देना ही पड़ता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेटेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब कह रहा है जो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है पानी में मिल जाती है वो क्या करती है प्लांट्स के दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाता है वाटर के थ्रू, मतलब रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है इसको पहुंचा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ द फ्रॉस्ट एंड द हॉट एयर currents to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth field have to be watered regularly। अब कह रहा है कि इन सब कारणों से क्या होता है खेत को बराबर टाइम टू टाइम किया जाता है, वाटरिंग किया जाता है, पानी दिया जाता है। The supply of water to the crops regular interval is called irrigation। The time and the frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season। अब कह रहा है कि जो खेत में क्रॉप्स में पानी देते हैं हम लोग रेगुलरली, मतलब टाइम टू टाइम क्या करते हैं खेत में पानी जो दिया जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं इरिगेशन कहते हैं। अब जो इरिगेशन है वो क्या होता है क्रॉप्स डिपेंड करता है, किसी क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट होता है, किसी दूसरे क्रॉप्स में क्या होता है पानी का रिक्वायरमेंट कम होता है। अब सीजन टू सीजन भी डिपेंड करता है, मतलब किसी सीजन में क्या होता है कि पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहता है तो उसमें हमको पानी का सप्लाई कम देना पड़ता है या नहीं भी देते हैं हम लोग रेनी सीजन में, और कभी क्या होता है गर्मी के सीजन में हमको पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है। तो उस कारण से क्या होता है ये सीजन टू सीजन भी इरिगेशन हम लोग डिपेंड करता है। दूसरा क्या होता है मिट्टी पे भी निर्भर करता है, ठीक है, अगर किसी मिट्टी में क्या होता है फसल लगाते हैं उसमें ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ता है, ज़्यादा सिंचाई करना पड़ता है, और किसी मिट्टी में तो ये सारा क्या होता है वेरी करता है इरिगेशन अलग अलग फैक्टर्स पे। कह रहा है इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाई, व्हाई इट इज सो, would it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and leaves। अब कह रहा है कि गर्मी के दिन में हमको वाटरिंग क्या होना है मतलब इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ता है, पानी ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, इसी कारण से क्या होता है और ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाता है, इसी कारण से क्या होता है हमको वाटरिंग रेगुलरली क्या होता है ज़्यादा करना पड़ता है गर्मी के मौसम में। अब कह रहा है कि सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, अब क्या क्या सोर्स है जिससे हम लोग क्या करते हैं पानी देते हैं। कह रहा था सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। अब कह रहा अलग अलग सोर्सेज जो है जैसे क्या होता है कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया। ट्यूबवेल क्या हो गया अगर कुआं में अगर क्या हो गया आपका मोटर लगा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं ट्यूबवेल कहते हैं। पॉन्ड्स हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, डैम्स हो गया, ठीक है, और कैनाल्स हो गया, ये सारे से हम लोग क्या करते हैं इरिगेशन करते हैं, मतलब पानी देते हैं अपने क्रॉप्स में। अब ये देखिए ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड दिया हुआ है, ये ट्रेडिशनल मेथड दिया जो पुराने समय में हम लोग क्या करते थे ये पुल्ली के सहारे से पानी निकलते थे और ये मिट्टी का नाली बना हुआ होता था और इस क्या करते थे बर्तन से जो बाल्टी हम लोग निकालते थे उसे क्या करते थे इस नाली में पानी को देते थे और पानी क्या होता था कि इसी नाली के सहारे क्या होता था खेत में जाता था। अब इससे क्या होता है गर्मी के दिन में अगर आप ऐसे नाली से देंगे तो मिट्टी क्या होता है सूखी होती थी, तो वो मिट्टी भी क्या करते थे ये पानी को सोखने का काम करती थी, जिससे क्या होगा ज़्यादा मेहनत पड़ता था और खेत के आखिरी तक पानी नहीं पहुंच पाता था, बीच में ही क्या होता था हम लोग थक जाते थे, छोड़ देते थे। तो ये जो है ये पुराने समय में मोट का यूज किया जाता था। अब यहाँ पे चैन पंप देख रहे हैं, ये चैन के सहारे से क्या किया जाता है पंप, ये क्या होता है एक तरह का क्या है यहाँ पे एक व्हील लगा हुआ है जिसमें क्या होता है बाल्टी लगा हुआ है और इसको क्या किया जाता था यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जानवर के मदद से इस व्हील को रोटेट किया जाता था और नीचे क्या होता था पानी भरा हुआ रहता था। ये किसी तालाब उलाब में क्या किया था फिट कर दिया जाता था और जानवर के मदद से इसको घुमाया जाता था जो यहाँ पे कनेक्टेड रहता था, जिससे क्या होता ये व्हील घूमता था और व्हील के साथ क्या होता था वो बाल्टी भी घूमता था, जो क्या होता पानी में जाने के बाद क्या होता पूरा बाल्टी पानी से भर जाता था और ये जब ऊपर आता था तो क्या होता ये खेत के जो नाला बना हुआ रहता था मिट्टी का उसमें जाके गिर जाता था, जिससे क्या होता उस नाले के सहारे फसल तक ये पानी पहुँचता था। तो ये सारा फिर क्या होता था हम लोग ये ढेकली जो है ये क्या होता था इसमें ट्रायंगुलर शेप का क्या किया जाता था, लकड़ी में इसको एक बड़ा सा डंटा लिया जाता था, बांस का जनरली लिया जाता था और पीछे एक भारी जो है पत्थर उत्थर बांध दिया जाता था बांस के पिछले हिस्से में और एक आदमी क्या करता था इसको खींच के कुएं के अंदर डालता था। अब ये जो बांस बांधा जाता था इसलिए क्योंकि भरे हुए बाल्टी को पानी
भरे हुए बाल्टी को कुएं से निकालने में क्या होता है, अगर हम हाथ से खींचेंगे तो ज़्यादा ताकत लगेगा, लेकिन अगर जो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस लकड़ी का यूज करेंगे तो इसके भार के कारण क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ कम एफर्ट से, कम ताकत से ऊपर आ जाता था। तो ये सारा जो ट्रेडिशनल मेथड था जो पहले यूज होता था। अब पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर दिस पंप। लेकिन आज के क्या होता है, मॉडर्न एज में हम लोग क्या करते हैं, पंप का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते हैं, पंप को रन करते हैं, उससे क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं। कह रहा है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब कह रहा है कि आधुनिक क्या क्या मेथड है इरिगेशन का, सिंचाई करने का, इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर ज्वाइंट to the main pipe at regular interval when the water is allowed to flow through the main pipe under pressure. With the help of the pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is not raining. अब स्प्रिंकल जो मेथड है उसमें क्या किया जाता था कि पानी को क्या किया जाता था कि कुआं से क्या क्या था, मोटर के हेल्प से निकाला जाता था और पूरे खेत में क्या किया जाता था, पाइप को बिछा दिया जाता था। पूरे खेत में क्या किया जाता था, क्रॉप्स के बीचों बीच क्या किया जाता था, क्रॉप बहुत सारे पाइप्स को बिछा दिया जाता था और उसमें क्या किया जाता था, एक नोजल लगा दिया जाता था। नोजल क्या होता है, एक झरना टाइप, जैसे झरना में क्या होता है, बहुत सारा छेद रहता है, उसी तरह पाइप्स में क्या किया जाता था, नोजल फिट कर दिया जाता है एक रेगुलर इंटर पे, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या किया जाता है, नोजल को फिट कर दिया जाता है। जैसे ही मोटर क्या करता था, इस पानी को खींचता था और पानी क्या होता था, पाइप्स के थ्रू खेत में पहुंचता था, तो इस नोजल, ये नोजल क्या करता था, नोजल से पंप के प्रेशर के कारण क्या होता था, इस नोजल से पानी का छिड़काव होने लगता था। जैसे क्या होता है, बारिश होती है, उसी तरह इस नोजल से क्या होता है, पानी का छिड़काव होने लगता था क्रॉप्स पे। तो ये वैसे जगह पे क्या किया जाता है, इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जहां पे क्या होता है, पानी का दिक्कत है। तो कम पानी में क्या होगा, आपका पूरा खेत पट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस मेथड का यूज किया जाता है जहां पे वाटर का स्कार्सिटी है। अब किस किस क्रॉप्स में किया जाता है, कॉफी प्लांटेशन में और भी बहुत सारे क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल स्प्रिंकल मेथड का किया जाता था, जहां पे पानी का क्या है, कमी रहता है। अब दूसरा जो मेथड है वो क्या है, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप मतलब क्या होता है, कोई भी चीज क्या होता है, बूंद बूंद गिरता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। कह रहा है इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम में क्या होता था, पानी बूंद बूंद करके क्या होता था, पौधे के जड़ के पास गिरता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। क्योंकि ये बूंद बूंद गिरता है इसलिए क्या किया जाता है, इसको ड्रिप सिस्टम बोला जाता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। कह रहा है ये सबसे बेस्ट मेथड है अगर आपको किसी भी क्या होता है कि ट्रीज को क्या होता है, फ्रूट्स के प्लांट्स को पानी देना है, तो ड्रिप मेथड क्या है, बेस्ट है, क्योंकि उसके जड़ पे ही क्या होगा, ये पानी जाएगा। तो वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज द बून रीजन वेयर द एबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। अब कह रहा है कि ये उस क्षेत्र में बहुत कारगर है जहां पर क्या है, पानी का कमी है, ठीक है ना, पानी का कमी है। और इसमें क्या होता है, वाटर का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सारा का सारे पानी क्या होता है, पेड़ के जड़ के पास ही गिरता है बूंद बूंद, तो वहां पे पानी का वेस्टेज नहीं होता है। तो हम लोग क्या होता है, स्प्रिंकल और ड्रिप सिस्टम देख चुके हैं, इस दोनों का यूज वैसे क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है जहां पर पानी का कमी होता है। अब चलिए, अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब कह रहा है कि जो वीड्स होता है उससे हम लोग कैसे अपने खेत को बचाते हैं, अपने क्रॉप्स को कैसे बचाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है बूजो एंड पहली वेंट टू द नियर बाय व्हीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर आर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग along with the wheat plant। अब बूजो और पहली क्या होता है, गेहूं के खेत में जाते हैं और वहां देखते हैं कि गेहूं के फसल के साथ, गेहूं के क्रॉप्स के साथ कुछ और भी पौधा क्या हुआ, उग गया है, कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उग गए हैं जो गेहूं नहीं है। इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स may grow naturally along with the crops. These undesirable plants are called weeds। अब कह रहा है कि खेत में क्या होता है, फसल के साथ, क्रॉप्स के साथ कुछ अनचाहे प्लांट्स भी उग जाते हैं, ठीक है ना, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड द वीडलिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कंप्लीट
विद द क्रॉप प्लांट फॉर द वाटर, न्यूट्रिएंट एंड स्पेस एंड लाइट। अब क्या करता है कि वीड को क्या होता है कि हटाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। और वीड्स को हटाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये कंपीट करता है पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, जगह के लिए, क्या करता है, क्रॉप्स के साथ कंपीट करता है। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाएगा, ठीक है ना, वो बट जाएगा वीड्स में और क्रॉप्स में। इसलिए क्या किया जाता है, खेत से वीड्स को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस प्रोसेस को हटाने को हम लोग क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। Some weeds interfere even in the harvesting and may be poisonous for animals and humans। अब कह रहा है कुछ वीड्स क्या होता है, पॉइजनस होते हैं, जो हार्वेस्टिंग के साथ, हार्वेस्टिंग जब हम लोग क्या करते हैं, फसल का कटाई करते हैं, उस समय हटाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो काफी पॉइजनस होते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के लिए। कह रहा है फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव द वीड्स, कंट्रोल देयर ग्रोथ। Tilling before sowing of the crops help in uprooting and killing the weeds, which may then dry up and mix with the soil. The best time for the removal of the weeds is before they produce flowers and seeds। अब कह रहा है कि टिलिंग मतलब खेत को जो जोता जाता है, उस समय क्या होता है, वीड्स जो रहता है वो क्या किया जाता है कि खेत के जुताई के साथ वो वीड्स पे क्या होता है, मिट्टी के साथ मिल जाता है, जो क्या करता है कि मिट्टी के साथ मिल जाता है और क्या होता है कि ये मैन्योर्स का भी काम करता है। तो वीड्स को हटाने का सबसे बेस्ट समय है जब उसमें फूल और क्या हो, बीज आए, उसके पहले ही वीड्स को हटा लेना चाहिए ताकि उसका नंबर्स क्या हो, ना बढ़ सके। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड द फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग, कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंडिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब कह रहा है कि मैनुअली क्या करते हैं, हाथ से भी वीड्स को हटाया जाता है, या तो क्या किया जाता है, उसको पुल कर लिया जाता है, जमीन से क्या किया जाता है, उखाड़ के फेंक दिया जाता है, या कचिया के मदद से क्या किया जाता है, तो उसको जड़ के नजदीक से काट दिया जाता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द खुरपी। इसको खुरपी के मदद से भी किया जाता है, जमीन से नीचे से निकाला जाता है। ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट द वीड्स। अब सीड ड्रिल जो हम लोग शुरू में पढ़े हैं, जो क्या किया जाता है, बीज को बोने का काम करता है, तो उसके मदद से भी क्या किया जाता है, वीड्स को बाहर निकाल दिया जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड द वीडिसाइड्स, लाइक दे आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। अब क्या किया जाता है, एक केमिकल आता है जिसको हम लोग वीडिसाइड कहते हैं। वीडिसाइड एक ऐसा केमिकल होता है जो क्या करता है, खेत में प्रेजेंट वीड्स को मारता है, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स को मारता है, लेकिन ये क्रॉप्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, क्रॉप्स को ये नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सेफली यूज करते हैं। The weedicide are diluted with the water to extent required and sprayed in the field with the spray। अब कह रहा है वीडिसाइड को, वो केमिकल जो वीडिसाइड है उसको क्या किया जाता है, पानी में मिला दिया जाता है और पूरे खेत में छिड़काव कर दिया जाता है। तो इसके छिड़काव से क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट जो वीड्स हैं वो मर जाते हैं और क्रॉप्स हमारा सुरक्षित रह जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वीडिसाइड कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, वीडिसाइड को छिड़क रहा है एक किसान, ठीक है, नाक में क्या किया जाता है, मास्क लगा लिया है, नाक को ढक लिया गया है, ठीक है, और क्या कर रहा है, ये वीडिसाइड का छिड़काव कर रहा है, जिसके क्या होगा, अनवांटेड प्लांट जो भी वीड्स हैं क्रॉप्स के साथ वो मर जाएंगे। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, द वीडिसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव growth of the weeds before flowering and seeds formation। Spraying of the weedicides may affect the health of the farmers, so they should use these chemicals very carefully। They should cover their nose, mouth with a piece of cloth during spraying these chemicals। अब कह रहा है कि वीडिसाइड का जो इस्तेमाल किया जाता है वो वीड्स के फ्लावर और सीड्स आने के पहले ही इसका छिड़काव कर लिया जाता है। और ये वीडिसाइड्स का क्या होता है, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होता है, इसलिए स्प्रे करने के समय क्या होता है, फार्मर्स को अपना नाक और मुंह क्या करना चाहिए, कपड़े से ढक लेना चाहिए या तो मास्क का यूज करना चाहिए, ताकि क्या होगा, उसका कोई भी साइड इफेक्ट्स केमिकल्स का ना हो सके। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या, हार्वेस्टिंग। Harvesting of a crop is an important task। The cutting of crops after it mature is called harvesting। अब कह रहा है कि फसल जब हमारा तैयार हो गया, जब फसल क्या हो गया, तैयार हो गया, तो क्या हम उसको खेत में छोड़ देंगे, नहीं, हम उसको क्या करेंगे, कटाई करेंगे। तो उसी कटाई करने को जो क्या होगा, ऑलरेडी क्रॉप्स क्या हो गया, तैयार हो गया, फसल हमारा तैयार हो गया, उसके कटाई के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं।
In the harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It is usually takes 3 to 4 months for the cereal crops to mature. अब कह रहा है 3 से 4 महीना तकरीबन लग जाता है एक क्रॉप्स को तैयार होने में। मतलब 3 से 4 महीना एक क्रियल्स को, एक अनाज को लग जाता है तैयार होने में। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उसको काटा जाता है। अब काटा कैसे जाता है, उसको जड़ के नज़दीक से, मतलब उसको जड़ के नज़दीक से, मिट्टी वाले पोर्शन से कचिया से हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं उसको। Harvesting in our country is either done by a sickle or by a machine called the harvester. In harvested crops, the grain seeds need to be separated. अब कह रहा है कि भारत में ज़्यादातर जो हार्वेस्ट किया जाता है, जो फसल को काटा जाता है, वो कचिया से काटा जाता है, या तो अगर हम लोग मशीन्स का यूज करेंगे तो हार्वेस्टर एक मशीन होता है जो क्या किया जाता है, क्रॉप्स को काटने का काम करता है। ठीक है, अब क्या जाता है, हार्वेस्ट क्रॉप मतलब क्रॉप्स को अगर हम एक बार काट लिए हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बीज को उस क्रॉप्स के साथ अलग किया जाता है, मतलब उसके पौधे के साथ उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। फ्रॉम द चाफ, चाफ क्या हो गया, जो जैसे माने कि अब गेहूं का पौधा है तो वो जो पौधा है उसके साथ क्या हुआ है, उसका बीज लगा हुआ है, क्रॉप्स लगा हुआ, उसको अलग करना पड़ता है। The process is called threshing. This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact harvester as well as thresher. अब कह रहा है इसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। तो गांव घर में आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है कि जब तैयार हो जाता है गेहूं तो थ्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या किया जाता है, उस पौधे को क्रॉप्स के मतलब क्या होता है, उसके बीज से अलग करने के लिए हम लोग थ्रेसर का यूज करते हैं। और आज के समय में क्या होता है, एक मशीन आता है कंबाइन, एक मशीन क्या आता है कंबाइन, जो क्या करता है कि हार्वेस्टिंग का भी काम करता है और थ्रेसिंग का भी काम साथ साथ करता है। तो इस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइन। ये क्या होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर एक कंबाइन मशीन दिया हुआ है जिसका काम क्या है, हार्वेस्टिंग का भी काम करता है और थ्रेसिंग का भी काम साथ साथ करते रहता है। तो ये क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा यूज में आता है। हम लोग को यहाँ पे क्या होता है, अलग से हम लोग हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग ज़्यादातर करते हैं। और पंजाब हरियाणा जैसे बड़े जो क्या है एग्रीकल्चरल जो स्टेट है, वहाँ पे इस कंबाइन का भी यूज किया जाता है। फार्मर्स with a small holding of land do the separation of grains and chaff by winnowing. अब कह रहा है छोटे किसान क्या होते हैं कि इसको अलग जो करते हैं वो विनोइंग के प्रोसेस से करते हैं। विनोइंग के प्रोसेस से क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, ग्रेन्स को, अनाज को सेपरेट करते हैं चाप से, उसके क्या होता है कि जो पौधा होता है उससे अलग करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6, हम लोग क्लास 6 में इस विनोइंग के प्रोसेस को देख चुके हैं। इसमें क्या होता है, हवा के डायरेक्शन में ये चीज क्या होता है, अलग हो जाता है। अब कह रहा है आफ्टर 3-4 months of hard work there come the day of harvest. The sight of the golden fields standing crop laden, the grain filled with the heart of the farmer with the joyous sense of well-being. अब कह रहा है 4-5 महीने के मेहनत के बाद क्या होता है, फसल फाइनली तैयार हो जाता है। तो किसान क्या होता है, काफ़ी खुश होता है जब उनका फसल तैयार हो जाता है। उसको लगता है उनका जो मेहनत है 4-5 महीनों का वो क्या हुआ, रंग लाया है। उनका हृदय क्या होता है, खुशी से झूम उठता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट एंड इट इज टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय इट। अब क्या करते हैं वो हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं, उनका जब फसल घर आ जाता है तैयार होकर तो वो खुशी मनाना चाहते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दिस थस ए ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन द ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट एंथुसिज्म। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट आर कॉल्ड द पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवनिया एंड बिहू। कह रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में क्या किया जाता है, अलग अलग जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है उसके द्वारा किसान क्या करते हैं, अपनी खुशी को मनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ हिस्सा में पोंगल मनाया जाता है, साउथ में बैसाखी, पंजाब में, ठीक है ना, होली, दीपावली, नवायना, बिहू असम में। ये सब क्या होता है, कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं जो क्या करते हैं, एक बार हार्वेस्ट हो जाने के बाद क्रॉप्स का किसान सेलिब्रेट करते हैं इन सारे फेस्टिवल्स को। अब हार्वेस्ट हो जाने के बाद क्या होता है, स्टोरेज, मतलब क्या होता है, फसल को क्रॉप्स जो प्रिपेयर्ड क्रॉप्स है जो अब घर आ चुका है उसको कैसे स्टोर किया जाए। कह रहा है स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क
If the harvested grains are to be kept longer time, they should be safe from the moisture, insect, rats and microorganisms. अब कह रहा है जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स है, अगर इसको आपको लंबे समय के लिए रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चूहा से, इनको मॉइस्चर मतलब नमी से, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना पड़ेगा, तभी हम इसको क्या करेंगे, एक लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सकता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। If freshly harvested are stored without drying, they may get spoiled or attacked by the organism, making them unfit use for germination. अब क्या जाता है कि जो फ्रेशली हार्वेस्टेड मतलब जो फसल को अभी काटा गया है, अगर आप उसको सीधा स्टोर कर दीजिएगा तो उसमें मॉइस्चर का कंटेंट क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर उसको आप स्टोरेज सीधा कर दीजिएगा तो क्या होगा, वो जर्मिनेशन के लिए भी नहीं बचेगा, मतलब वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमको धूप में ड्राई करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, ताकि क्या होगा, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, उसमें जो नमी है वो क्या हो, वो इवेपोरेट कर जाए, वो पूरा का पूरा ड्राई हो जाए, जिससे क्या होगा, वो खराब नहीं हो। प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट एंड बैक्टीरिया एंड फंगी। जो क्या करता है, उसको बैक्टीरिया, फंगी, पेस्ट से क्या करता है, बचाता है। जब हम उसको ड्राई कर देते हैं धूप में तो क्या करता है, उसको बचाने का भी ये काम करता है। अब देखिए, स्टोरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलोज का यूज करते हैं। ग्रेन्स को स्टोरेज के लिए क्या होता है, ये बड़ा बड़ा क्या होता है, टावर टाइप का क्या होता है, ये स्टोरेज रहता है, कंटेनर रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत लार्ज स्केल पे रहता है। स्पेशली क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां या तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट इसमें फूड ग्रेन्स को स्टोर करती है। अब ये तो क्या होगा, ग्रेन्स को ग्रेनरीज में, ठीक है, गोदाम में रखा जाता है, गनी बैग में, बोरे में भर के क्या किया जाता है, गोदाम में रखा जाता है, अनाज को भंडार किया जाता है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन द जूट बैग्स और द मेटेलिक बीन्स। However, large scale storage of the grains is done in the silos and the granaries to protect them from pests like rats and insects. अब कह रहा है कि फार्मर्स क्या करते हैं, अनाज को बोरी में भरते हैं, जूट के बोरी में क्या करते हैं, अनाज को भर देते हैं। लेकिन बड़े स्तर पे जो है अनाज को सिलोज में रखा जाता है, ग्रेनरीज में रखा जाता है, ताकि उसको किसी भी पेस्ट से, क्या होता है, पेस्ट से, आपका रैट से, इंसेक्ट से बचाया जा सके, मतलब कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फूड ग्रेन एट होम्स। अब कह रहा है कि सूखी नीम की पत्तियों को भी क्या करते हैं, हम लोग अनाज के साथ डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, जो क्या होता है, पेस्ट वूस्ट है, उसको भी मारने में मदद करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं उसको भी मारने में क्या करता है, मदद करता है। For storing large quantities of grains in the big godowns, specific chemical treatment are required to protect them from the pest and microorganisms. अब कह रहा है कि अगर इसको क्या करना, बड़े स्तर पे, तो हमको क्या करना, कुछ केमिकल्स का छिड़काव करना पड़ता है ग्रेन्स को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, जो क्या होगा, इसको पेस्ट से बचा सके, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सके। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको केमिकल टैबलेट्स का यूज करना पड़ता है, जो क्या करते हैं, हम लोग कपड़े में बांध के अनाज के साथ दे देते हैं, जिसके महक से क्या होता है, कोई भी पेस्ट या तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होता है। तो वैसे अनाज को हम लोग उपयोग में लाने के पहले क्या करते हैं, अच्छे से धो लेते हैं, उसको धूप में सुखा लेते हैं, ताकि जो केमिकल्स हम लोग उसमें डाले हैं उसका कोई भी प्रभाव हमारे हेल्थ पे ना हो। You must have seen that like plants, animals also provide us with a different kind of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of the diet. अब कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, वो क्या करते हैं, मछली का उपयोग करते हैं मेजर फूड में, मतलब मुख्य खाने के रूप में क्या करते हैं, वो फिश का यूज करते हैं। कह रहे इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. We have seen that the process of crop production involves a number of steps like the selection of seeds, sowing, एक्सेट्रा. अब कह रहा है कि हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में देख चुके हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सारा स्टेप्स होता है. हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं, बीज को बोते हैं, ठीक है, इरिगेशन करते हैं, तो बहुत सारा स्टेप्स है, स्टोरेज करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, ये सारा क्या है, बहुत सारा स्टेप्स होता है पूरे क्रॉप्स को तैयार होने में. उसी तरह कह रहा है कि एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं, पालते हैं फार्म्स में, ठीक है, उसको प्रॉपर फ्रूट देते हैं, शेल्टर देते हैं, उसका केयर करते हैं. तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे जब हम किसी भी जानवर को पालते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. मतलब बड़े स्तर पे क्या करते हैं, अगर पशु को हम लोग पालते हैं, जैसे क्या होता है पोल्ट्री फार्म, बहुत सारे गाय को पाला जाता है दूध के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग पोल्ट्री मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं,
वो भी क्या है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, ठीक है। पोल्ट्री फार्म क्या हो गया कि जब बहुत बड़े स्तर पे क्या होता है, मुर्गी का पालन करते हैं, तो वो जो गाय को पाला जाता है वो डेयरी फार्म होता है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, हम लोग अलग अलग जानवर को अगर लार्ज स्केल पे पालते हैं तो वो क्या हो, एनिमल हस्बेंड्री होता है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1 था क्लास 8 के साइंस का वो यहाँ पे खत्म हुआ। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।